के कार्यक्रम की शुरुआत आज की सबसे दर्दनाक, खौफनाक तस्वीरों के साथ। तस्वीरें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक कार और एक स्कूल बस की भीषण टक्कर की। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आप तक पहुंची होंगी। दिन भर इन तस्वीरों की चर्चा रही है। आपको बता दें, इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है। गाड़ी में 8 लोग थे, 6 लोगों की जान चली गई है। हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के क्या सबक हैं, ये तस्वीरें देखिए। खौफनाक तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2022 में टोल टैक्स से भारत सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 50,000 करोड़ टोल टैक्स से। ये 2021 के मुकाबले 40% ज्यादा है। सरकार को उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में यह रकम 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। टोल अच्छी बात है भाई, लेकिन जो टोल टैक्स हम चुकाते हैं उसी की वजह से हमें शानदार और सुरक्षित हाईवे की हम उम्मीद रखते हैं और उनका रखरखाव हो पाता है। लेकिन अगर इतना टोल टैक्स चुकाने के बाद भी ये हाईवेज मौत की वजह बनने लगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन हाईवेज पर नियमों के पालन की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनका पूरा ध्यान तो शायद सिर्फ टोल टैक्स वसूलने पर है। ये देखिए आप तस्वीरें, तो आप क्या कहेंगे? अब ये मैं हुआ क्या बताता हूं। गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुए एक हादसे की जो भयावह तस्वीरें आई है ना, उसने आज हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह रॉन्ग साइड, ये देख रहे हैं आप, रॉन्ग साइड से आ रही एक बस ने, स्कूल बस ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। वो तस्वीरें अगर हम पीछे बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं, इन तस्वीरों को देखिएगा। ये जो बस आ रही है, ये जो आप बस देख रहे हैं, ये 8 किलोमीटर से रॉन्ग साइड से चलती हुई आ रही थी। ये जो बस है, ये परिवार मेरठ से दिल्ली के रास्ते खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसके बाद जो ये टक्कर हुई है, उसमें जब एंड में जो टक्कर हुई तो कोशिश की ड्राइवर ने हल्का सा, ये देखिए, ये ड्राइवर ने हल्का सा लेफ्ट लेने की कोशिश की तो हो सकता है बच के निकल जाती गाड़ी, लेकिन उसी वक्त बस ने भी राइट ले लिया। तो ये बिल्कुल बैंग ऑन आमने सामने टक्कर हुई। ये जो टक्कर हुई वो बिल्कुल आमने सामने हुई। अब इस जो गाड़ी है, इसमें खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए परिवार निकला था, लेकिन इस हादसे ने परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जिस बस से इस कार की टक्कर हुई है वो ग्रेटर नोएडा के बड़े प्राइवेट स्कूल की बस बताई जा रही है। जो बस आप देख रहे हैं ना, ये जो बस आप देख रहे हैं, ये जो बस आ रही है, ये 8 किलोमीटर पीछे रॉन्ग साइड से आ रही थी। टक्कर हुई, गाड़ी से भीषण टक्कर हुई। ये देखिए, भीषण टक्कर। गाड़ी ने लेफ्ट लेने की कोशिश की, क्योंकि अचानक से जब आप किसी को ओवरटेक करते हैं तो राइट से ही ओवरटेक करते हैं। राइट से संभवतः ओवरटेक जाने की कोशिश की, सामने से बस पता ही नहीं लगा, गाड़ी ने हल्का सा लेफ्ट लिया, बस ने भी राइट ले लिया और फिर आमने सामने की ये टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर मेरठ एक्सप्रेस वे पर करीब 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में बस चलाता रहा, लेकिन इन 8 किलोमीटर के दौरान उसे किसी ने नहीं रोका। अगर किसी एक्सप्रेस वे पर किसी व्यक्ति का फास्ट टैग होता है ना, मतलब किसी वजह से काम ना करे या उसमें बैलेंस नहीं होता है ना, तो उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता है। उसे नियमों के मुताबिक दोगुना टोल देना पड़ता है ना। लेकिन एक स्कूल बस 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में दौड़ती रही 8 किलोमीटर। किसी ने उसे नियमों की याद नहीं दिलाई, कहीं किसी को पता नहीं लगा। बस गनीमत इतनी थी कि बस में कोई स्कूल का बच्चा मौजूद नहीं था। लेकिन आप सोचिए, अगर ये स्कूल बस बच्चों से भरी होती तो क्या होता। कार और बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार को कटर से काट कर शवों को बाहर निकाला गया है। इस कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। किसी को भी ना गुस्से से भर देने वाला ये एक्सीडेंट, आप समझिए, सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। तब हम टोल देते हैं, इस सिक्योरिटी तो कम से कम इंश्योर होनी चाहिए। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस वे, जिस हिस्से पर यह दुर्घटना हुई, उस हिस्से में नियमों का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है। वहां अक्सर आपको लोग रॉन्ग साइड में वाहन दौड़ाते हुए मिल जाते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले इन लोगों के साथ क्या होता है ना, कुछ खास नहीं। पुलिस मौजूद हो तो चालान कट जाता है, और ना हो
तो नियम तोड़ने वाले नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे ये 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में बस दौड़ाता रहा। ये भारत में, मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं लेकिन ये बताते हुए कि अब कभी कभी होता है ना, हम शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा सा कोई रॉन्ग साइड ले लेता है। अगली बार जब आप रॉन्ग साइड लेना तो इस परिवार को ध्यान में रखिएगा, और ये ध्यान में रखिएगा कि आपका छोटा सा शॉर्टकट ना एक परिवार की जिंदगी को खत्म कर सकता है। भारत में 2019 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से सड़क हादसों में 9,200 लोगों की मौत हो गई। 9200 लोगों की मौत हो गई रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। इनमें से 2,726 मौतें नेशनल हाईवेज पर हुई हैं, और नेशनल हाईवेज पर सड़क हादसों में होने वाली मौतों के पीछे रॉन्ग साइड ड्राइविंग दूसरी सबसे बड़ी वजह है। पहले नंबर पर ओवर स्पीडिंग होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में भारत में सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की मौत हो गई है। सुनिए जो मैं बता रहा हूं, 2021 में भारत में सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 56,000 यानी कि करीब 27% मौतें नेशनल हाईवेज पर होती हैं। भारत के कुल रोड नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% है, लेकिन सोचिए ये 2% राष्ट्रीय मार्ग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 27% डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 27%। आज एक परिवार हादसे का शिकार होकर तबाह हुआ, वो भी किसी और की गलती की वजह से। लेकिन नियमों की अनदेखी भारत में हर दिन किसी न किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और अफसोस इस बात का है कि नियमों की अनदेखी करके लोगों की जान लेने वालों के प्रति कानून भी कुछ खास सख्त नहीं है। नियम तोड़ने वाले और लोगों की जान लेने वाले व्यक्ति को कुछ ही घंटों में शायद जमानत मिल जाती है, क्योंकि उस पर अब इस मामला जो दर्ज होता है वो होता है गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। गैर इरादतन हत्या, सजा हो भी जाए तो अधिकतम सजा 2 साल की। यही वजह है कि लोग बड़े आराम से नियमों को ताक पर रखकर दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। और ये तस्वीरें आज सबको दिखानी बहुत जरूरी थी। आज की एक और बड़ी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है ना, भारत में अक्सर राजनेता वोटों को किसी व्यापारी की नजर से देखते हैं। वोट देने वालों के साथ मुफ्त वाली योजनाओं, सब्सिडी और यहां तक कि वोट के बदले टीवी, फ्रिज, गहने से लेकर शराब की बोतलों तक का सौदा किया जाता है। क्योंकि भारत में राजनेता वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। नेता सोचते हैं कि जमीन पर लोग भ्रष्ट रहेंगे तभी तो वो सत्ता में मस्त रहेंगे। इसलिए भारत में किसी भी राजनेता के लिए आसान हो जाता है देश हित के ऊपर दल हित को रखना। बहुत आसान हो जाता है समाज सुधार के ऊपर वोट को रखना। शायद यही वजह है कि सालों साल तुष्टीकरण और वोट का लालच देश की आर्थिक सेहत पर भारी रहा। तात्कालिक वोट के लालच में देश के दीर्घकालिक आर्थिक हितों को कुर्बान कर दिया गया। लेकिन शायद इस मामले में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभवतः सोच थोड़ी अलग है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा के मंत्र के साथ सत्ता में आए। पीएम मोदी ने वोट की परवाह किए बगैर जो आर्थिक सुधार से जुड़े फैसले लिए हैं, ये जानते हुए भी कि हो सकता है उसकी चुनावों में कीमत चुकानी पड़े, लेकिन देश के लिए सुधार की कड़वी दवाई देने के लिए वो नहीं चूकते हैं। चाहे लोक लुभावन रेवड़ी कल्चर हो, या काले धन के खिलाफ नोटबंदी हो, या जीएसटी, हर बार देश के लिए उसकी राजनीतिक कीमत की परवाह किए बगैर इस तरह के फैसले लागू किए गए। खबर ऐसे ही एक और फैसले की आज चर्चा है जो टैक्स चोरों की रातों की नींद उड़ा देने वाला साबित हो सकता है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला आप किसको मानते हैं? आपसे सवाल है मेरा, जो लोग मेरा शो देख रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला बहुत सारे होंगे, लेकिन आप अगर जहन में आप डालें तो आपको बोलेगा कोल स्कैम। आप समझ लीजिए कोयला घोटाला, 1,86,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला। लेकिन क्या आपको पता है भारत में पिछले तकरीबन 6 सालों में एक इससे भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसकी कुल रकम 3,08,000 करोड़ रुपए है। 3 लाख करोड़ रुपए समझ लीजिए। लेकिन इस घोटाले को किसी सरकार या नेता ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि घोटाला है जीएसटी घोटाला। जीएसटी वही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसके जरिए साल 2016 में देश में एक देश एक कर की व्यवस्था लागू की गई थी, जो 1 जुलाई 2017 से अमल में आई थी। 2017 से लेकर फरवरी 2023 तक कुछ भ्रष्टाचारी देश की सरकार को
जीएसटी घोटाले के जरिए 3 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं और इसमें से सरकार सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाई है जीएसटी घोटाला। अब सुनिए खबर क्या है। अब इसी को रोकने के लिए 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका मकसद है देश में बढ़ती जीएसटी की चोरी और जीएसटी के फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना। जीएसटी की चोरी, समझिएगा जो बता रहा हूं, जीएसटी की चोरी को पीएमएलए के तहत लाने से चोरी करने वालों पर ईडी जैसी अलग अलग एजेंसियों का शिकंजा कस पाएगा। समझ रहे हैं आप खबर? जीएसटी में गड़बड़ी आएगी ईडी, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी होते ही ना जाने विपक्ष क्यों परेशान हो गया, जबकि विपक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो करप्शन पर एक्शन है, टेंशन क्यों हो रही है पता नहीं। आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 85वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी। इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद थे और खबर है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने का पुरजोर विरोध किया। खबर सुनिएगा, जीएसटी को पीएमएलए ईडी के दायरे में लाने का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार के इस फैसले को व्यापारी विरोधी बता रही हैं। इन पार्टियों का कहना है कि इससे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग जीएसटी नहीं भर पाते हैं तो उन पर अगर ईडी आ जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। सरकार व्यापारियों को ईडी के शिकंजे में फंसाकर परेशान करेगी, छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक सुनिएगा, भारत में सिर्फ 1 करोड़ 38 लाख व्यापारी 1 करोड़ 38 लाख व्यापारी जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर्ड है। संख्या कितनी है? भारत में मध्यम और छोटे व्यापारियों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। संख्या 6 करोड़, लेकिन जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर्ड कितने हैं? 1 करोड़ 38 लाख। 6 करोड़ से ज्यादा व्यापारी एमएसएमई। तो विपक्ष किस व्यापारी वर्ग को परेशान किए जाने की बात कर रहा है? क्योंकि इसमें से ज्यादातर तो 4.5 करोड़ के आसपास या तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख या 40 लाख से कम है। भारत में सर्विसेज यानी कि सेवाएं देने वाले जो वो बिजनेस जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और वस्तुओं यानी कि गुड्स में डील करने वाले बिजनेस जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, उन्हीं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उन्हीं के लिए। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ईडी के जरिए सरकार छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने में लगी है। वो ईडी जिसे अभी तक विपक्ष अपने खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा हथियार बताता था, विपक्ष को लगता है वो ईडी अब छोटे छोटे व्यापारियों के पीछे लग जाएगी। और मुझे लगता है ये जो नया कदम है कि जीएसटी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर लेके आने का, वह ऐसे लोगों के ऊपर सरकार की नज़र है जो सरकार के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें किसी न किसी तरह लीकेज करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और आम जनता के हित की जो राशि है वह सरकार तक पहुंचने में रुकावट बनती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं या जो लोग उनको समर्थन करते हैं वही इसका विरोध करते हैं। अगर बिजनेसेस को पीएमएलए में लेके आया जाएगा, अगर उन्हें ईडी के शिकंजे में लेके आया जाएगा तो इस देश में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, इस देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हमारी कई स्टेट से बात हुई है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पे हैं, कई सारी स्टेट से हमारे इस मुद्दे को लेके बात हुई है और सबको बहुत चिंता है, खासकर के विपक्ष के राज्यों को बहुत चिंता है कि क्या इसको वहां पर बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जीएसटी घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है तो परेशानी किस बात की है भाई? अभी पिछले महीने खबर आई थी कि एजेंसियों ने देश भर में 8,100 करोड़ या 8100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी थी। कितनी की? 8100 करोड़। सरकार के खजाने से यह रकम 4,909 फर्जी कंपनियों के जरिए चुराई गई। 8100 करोड़। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,01,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। 1 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी। इसमें से सरकार सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए रिकवर कर पाई। 1 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी। फिलहाल 1 करोड़ रुपए तक की जीएसटी चोरी करने वालों को कोई सजा नहीं होती है। सुनिएगा क्यों ये जरूरी है। अब ईडी अगर आएगी, पीएमएलए होगा तो सख्ती होगी, टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी जीएसटी वाली। 1 से 2 करोड़ रुपए तक की जीएसटी चोरी करने वाले को 1 साल की सजा, 2 से 5 करोड़
तक की टैक्स चोरी या जीएसटी चोरी करने वाले को 2 साल की सजा। इसमें तो बेल मिल जाती है ना बहुत आसानी से, तो हर कोई करता है। आपने 500,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करी, वकील हायर किया, 2, 3, 4, 5 करोड़ खर्च किया, बाहर आ गए। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी करने वाले को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, पर कई मामलों में आरोपी को तुरंत बेल मिल जाती है। इसे जीएसटी के तहत लाने का मकसद यही है। जीएसटी को ईडी और पीएमएलए के तहत लाने का मकसद यह है कि चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा ईडी का, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, टैक्स चोरी बंद होगी। पर विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि सरकार के फैसले के बाद जीएसटी ना भरने वाले किसी भी व्यापारी के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर देगी। जो जीएसटी फाइल नहीं करेगा उसको ईडी पकड़ लेगी। नहीं है भैया ऐसा। सच ये कि ईडी सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने टैक्स की चोरी की है और फिर दस्तावेजों में हेर फेर करके सरकार को चूना लगाया है। अब जो लगा रहे हैं उनको डरना चाहिए, विपक्ष क्यों डर रहा है? दूसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि जीएसटी इतना जटिल है कि सरकार व्यापारियों को किसी ना किसी प्रावधान में फंसा देगी। इसको तो सिंप्लीफाई किया गया था। आपने देखा कि महीने में एक बार और कुछ प्रोविजंस थे जिसमें बताया गया कि 5 करोड़ से अगर कम है अगर टर्नओवर, तो फिर आपको 3 महीने में क्वार्टरली एक बार जीएसटी फाइल करना है। तो इसको और सिंप्लीफाई किया गया था। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल क्या है? अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सरकार जीएसटी की चोरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ला रही है, जीएसटी मनी लॉन्ड्रिंग, जीएसटी इवेजन, ईडी, तो ये चोरी होती कैसे है ना? अब तक आपने जीएसटी की चोरी की खबरें और बहुत सुनी होंगी, देखी होंगी। अब जितने लोग देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे, हो सकता है कुछ लोग करने वाले भी देख रहे होंगे जीएसटी चोरी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपने अखबारों में कहानी पढ़ी होगी, सुना होगा कि कैसे फलां व्यापारी ने 300, 500, 1000 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी की, जीएसटी विभाग ने उसे पकड़ लिया। अभी मैंने 8100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बताया, आपको हजारों करोड़ की जीएसटी चोरी हो जाती है। आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि जीएसटी चोरी होती कैसे है। चलिए आज हम आपको ना सरल भाषा में समझाएंगे ये कैसे जीएसटी चोरी को अंजाम दिया जाता है और कैसे सरकार और आम उपभोक्ता को चूना लगाया जाता है। कुछ ग्राफिक्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। ये जीएसटी चोरी होती कैसी है, इसको कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ए, बी और सी। ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूं। ए सिक्योरिटी एजेंसी, बी नाइट क्लब और सी एक शख्स है। मतलब ये सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है ए, बी एक नाइट क्लब चलाता है और सी जो है एक आम इंसान है। सी ने ए से किराए पर बाउंसर्स लिए। सी ने, एक आम आदमी ने उसको 2 से 3 दिनों के लिए 3 बाउंसर्स दे दिए फॉर एग्जांपल। तो ए सिक्योरिटी एजेंसी ने सी को 2 से 3 दिनों के लिए बाउंसर्स दे दिए फॉर एग्जांपल। ये सर्विसेज है, सर्विसेज दी गई है। सी ने ए से किराए पर बाउंसर्स लिए। ए ने सी की फीस बताई 1,18,000 रुपए। ए ने सी को बोला कि 1,18,000 रुपए दे दीजिए, आपकी फीस हो गई। बहुत आराम से समझाऊंगा सरल तरीके से। ए ने सी को बोला 1,18,000 रुपए दे दो। फिर ए ने सी को कहा 1,18,000 रुपए पे 18% जीएसटी लगेगा। अब 18% जीएसटी 1,18,000 पर हो गया, कितना हो गया एक बार बता दीजिए? वो शायद 21-22,000 रुपए के आसपास हो गया। अब 1,18,000 पर अगर जीएसटी 18% लगेगा तो वो हो गया 1,39,240 रुपए। ये बढ़ गया पैसा। अब फिर ए ने सी से कहा अगर बिल नहीं लोगे ना तो 21,240 रुपए बच जाएंगे। तो फिर सी ने सोचा भाई ठीक है, तो मैं 21,240 रुपए बचा लेता हूं और 1,18,000 रुपए कैश में दे देता हूं ए को। सी ने ए को कैश में दे दिए 1,18,000 रुपए। ए ने सी को रिसीट नहीं दी, बिल नहीं दिया। सी खुश, ए खुश। समझ गया आप? तो सी को लगा उसने 21,240 रुपए बचा लिए और सी पिक्चर से आउट हो गया। 21,000 रुपए बचाकर उसने 1,18,000 रुपए का बिल नहीं लिया। बल्कि वैसे ये ने बताया नहीं कि उस 1,18,000 में ऑलरेडी 18% 18,000 जीएसटी उसमें इंक्लूडेड था। ए ने जो फीस सी को बताई थी उसमें जीएसटी शामिल था, ये छिपा लिया। अब सी पिक्चर से आउट हो गया। समझिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूं। फिर एंट्री होती है बी की। ये नाइट क्लब चलाते हैं साहब। अब ये जो नाइट क्लब चलाते हैं बी, इनके ऊपर जीएसटी की देनदारी है सरकार पर 10 लाख रुपए। फॉर एग्जाम्पल बी जो नाइट क्लब चलाते हैं इनको 10 लाख रुपए सरकार को देने जीएसटी की देनदारी। अब ए बी से कहता है कि उसके पास 1,18,000 रुपए के जीएसटी इनवॉइस पड़े हुए हैं। अब जीएसटी इनवॉइस है 1,18,000 रुपए के, समझ लो 10 पड़े हुए हैं। तो फिर बी चाहे तो ये दिखा दे कि उसने ए से बाउंसर लिए। अब बी कहता है मैंने तो बाउंसर लिए ही नहीं है। तो ए कहता है आप दिखा दीजिए आपने बाउंसर लिए हैं। अच्छा, होता क्या है कि जीएसटी के 2 हिस्से होते हैं, इसको समझ लीजिए। पहला होता है जो सरकार को चुकाना है, दूसरा होता है जो सेवा या वस्तु खरीदते हुए आपने चुकाया।
इनमें माइनस करते हैं तो फाइनल आपको जीएसटी देना होता है, ये सबको पता है। मतलब जितना आपको सरकार को देना है और जितना आपने जीएसटी दिया है उसको माइनस करते हैं तो फाइनल आपको देना होता है। चलिए वापस उस स्क्रीन पर आ जाते हैं। बी ने 1,18,000 वाले 10 इनवॉइस ले लिए, उसको 10 लाख रुपए जीएसटी देने, उसने कहा कम से कम देना पड़े। फिर हर इनवॉइस में 18,000 रुपए जीएसटी के। अब ऐसे 10 इनवॉइस अगर उसने लिए तो बी को 18,000 का एक जीएसटी का बिल, 10 बिल मिले तो 1,80,000 रुपए जीएसटी के बच गए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपस में कोई ना गार्ड्स लिए ना कुछ हुए, सिक्योरिटी कुछ नहीं लिए, अब ये बिल का हेरफेर चल रहा है। तो इस तरह से बी को ए से 1,18,000 रुपए के जीएसटी के इनवॉइस मिल गए। वैसे वो 10 लाख के भी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जीएसटी की जो रकम है वो 1,18,000 है। सरकार को लगा कि जीएसटी चुका दिया। अच्छा, उसमें ए कहता है कि भाई आप लेंगे तो सही, लेकिन ये पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, वो मैं आपको कैश में वापस कर दूंगा। 1,18,000 रुपया आप मेरे अकाउंट में डालिएगा ताकि सरकार को लगे कि ट्रांजैक्शन हुई है। सिक्योरिटी एजेंसी कहती है वो मैं आपको कैश में वापस कर दूंगा, लेकिन 50,000 कम वापस करूंगा। 50,000 का फायदा हो गया सिक्योरिटी एजेंसी का। नाइट क्लब का कितना फायदा हो गया? 1,18,000 रुपया का फायदा हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर 1,80,000 रुपए का फर्जी टैक्स क्रेडिट इनपुट बी को मिल गया। समझ गया आप? अच्छा, इसमें यह भी नहीं है खेल, बी ने 10 लाख रुपए का, जो 10 लाख का भी जो इसके अलावा है इनकम टैक्स का खर्चा दिखा दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल वो 30% टैक्स स्लैब में आता है तो 30% का मतलब 3 लाख रुपया। अब उसने 10 लाख का दिखा दिया तो 3 लाख बच गया, 3 लाख ये बचा, 1,80,000 वो बचा, कुल बचा लिया बी ने 4,80,000। अब 4,80,000 अगर उसने बचाया, खर्च कितना किया उसने? 50,000 जो उसने बिल के लिए। तो कुल मिलाकर उसने जो कमाया 50,000 रुपए दिए, 4,30,000 रुपए का उसको फायदा हो गया। 4,30,000 रुपए का बी को फायदा हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को कोई गार्ड नहीं दिया, बी ने कोई सर्विसेज नहीं ली, ये सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी हुई। इनवॉइस मिले, इनवॉइस के बदले जीएसटी इनपुट क्रेडिट यहां पर मिला, इसको फायदा हुआ, इसको 50,000 का फायदा हुआ, दोनों के बीच में। लेकिन सरकार को कितने का चूना लगा? 4,30,000 रुपए का चूना। लेकिन जीएसटी घोटाला करके सरकार को चूना लगाने का खेल इससे भी कहीं बड़ा है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में एक छोटा सा लूप होल है। दरअसल जैसे ही ए जैसा कोई व्यक्ति जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करता है ना कि उसने बी को फला रकम का आउटपुट सप्लाई कर दिया है, वैसे ही बी को जीएसटीआर 2 में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखने लगता है। लेकिन ए द्वारा दिया गया सिर्फ डिक्लेरेशन है, उसने असल में सरकार को कोई टैक्स दिया ही नहीं है। लेकिन ए की जीएसटीआर 1 में किसी रकम की आउटपुट सप्लाई आते ही सरकार बी को प्रोविजनल बेस पर टैक्स इनपुट दे देती है, जबकि असल में जो फाइल जीएसटी भरा जाता है ना, वो जीएसटीआर 3 में भरा जाता है। और यही सबसे बड़ा हेरफेर होता है। ए का इरादा कभी सरकार को जीएसटी भरने का था ही नहीं, और पकड़े जाने से बचने के लिए जब उसने कुछ अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग जीएसटीआईएन नंबर्स हासिल कर लिए, जैसे किसी मजदूर के नाम पर, ड्राइवर के नाम पर, घर में काम करने वालों के नाम पर, किसी भी नौकर या कर्मचारी के नाम पर, और इन अलग अलग जीएसटी नंबर्स से वो साल भर तक धड़ाधड़ बी जैसे व्यापारियों को इनवॉइस सप्लाई करता रहा, और उसने इससे हासिल कमीशन से अच्छी खासी रकम बना ली और एक दिन रातों रात फरार हो गया। इस तरह से जीएसटी घोटाला अब तक सामने आ रहा है। और एक बार आज बाढ़ बारिश की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मॉनसून अटैक देश पर, रिपोर्ट देखिए आप। पूरे हिंदुस्तान पर बाढ़ और बारिश की बड़ी आफत आई है। मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हिमाचल प्रदेश के। नदी और नालों में उफान है, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये वीडियो सिरमौर का बताया जा रहा है। पहाड़ों के बीच बाबा बटोलिया मंदिर के दोनों तरफ पानी की तेज धार देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। सिरमौर और किन्नौर में फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले मंडी में आए फ्लैश फ्लड के बाद मची तबाही का भी सीएम सुखविंदर ने जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात मनाली से मंडी तक व्यास नदी ने तांडव मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पुल बह गए हैं, लेकिन एक तस्वीर मंडी जिले से भी आई है। व्यास नदी पर पंचवक्त्र मंदिर पर कुदरत के कहर का कोई असर नहीं हुआ। मंदिर आज भी भव्यता के साथ वही मौजूद है। 400 साल पुराना ये मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया था। व्यास नदी में यह भयानक मंजर था। मंदिर देखिए, पूरा ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, मंदिर ने पूरे इस ऊपर के हिस्से को डुबा दिया था। महज गुंबद भर दिखाई दे रहा था। यहाँ की रेलिंग भी आप देखेंगे कि यहाँ की रेलिंग भी पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, और पानी के लेवल के साथ साथ देखिए किस तरीके से ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट भी आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ लगातार हुई भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे रिहायशी इलाकों पर बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं जमीन खिसकने और पहाड़ों का मलबा रास्ते में आने से जगह जगह रास्ते बंद हैं और कई यात्री फंसे हुए हैं। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में बाढ़ का अटैक हुआ। उत्तरकाशी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में रेत की तरह घर मलबे में बदल रहे हैं। चंद सेकंड में ही घर टूटकर नीचे गहरी खाई में समा गया।